वो 1000 करोड़ रुपए बैठता है और 1000 करोड़ रुपया एक बेईमान इंजीनियर के पास से रिकवर होता है। ये एक पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ये हैसियत है। तो क्या आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को? भाई आरक्षण तो मुसलमान को, अगर आरक्षण नहीं दोगे आप तो मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। जरूरी है, जरूरी है। अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए और मुसलमानों को आरक्षण नहीं, स्पेशल अलग से पैकेज देना चाहिए इनको। समाज जैसे देखिए, मेरा मानना है कि जैसे मुलायम सिंह जी ने उर्दू टीचर रखे, मुलायम सिंह जी ने उर्दू ट्रांसलेटर रखे। मुलायम सिंह जी के ज़माने में मुसलमानों की पुलिस में भी भर्ती अलग से नहीं हुई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उसमें मिला। लेकिन पिछले 5 साल में एक भी आप देखोगे, ईमानदारी से अगर आंकड़े लोगे, तो जितनी उम्मीद मुसलमानों को थी या जितना हक मुसलमान का था इस सरकार पर, वो हक उनको नहीं मिला। वो हक दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। मतलब मुसलमानों की अपेक्षाओं पर एक सरकार खरी नहीं उतरी। नहीं, उसके लिए मुसलमान पॉलिटिशियन जिम्मेवार है, सरकार नहीं है। नहीं, मुसलमान कैसे? वो इसलिए कि मुसलमान करने लगे कि साहब मुझे राजमंत्री का दर्जा दे दो। उन्होंने पूरी ताकत इस काम पे लगा दी, बजाय भाई समाज को। अगर मान लीजिए एक राज्य मंत्री के दर्जाधारी मंत्री की बराबर, आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं कि उस राज्य मंत्री के दर्जाधारी की क्या हैसियत है सिवाय गनर लेकर के और अपना घूमने के अलावा उसका समाज के लिए क्या कर सकता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन पूरी ताकत पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, समाजवादी पार्टी के मुसलमानों की, पॉलिटिशियन की ताकत इस बात पे लग गई कि साहब मेरा रिश्तेदार दर्जाधारी मंत्री हो जाए, उस पर लाल बत्ती लग जाए। अगर यही ताकत वो सारे पॉलिटिशियन या समाज के वो लोग जो पढ़े लिखे, वो महत्वपूर्ण अंग थे, या जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, अगर वो पूरी ताकत इस काम पे लगा देते तो मेरा मानना यह है निश्चित तौर पर मुसलमानों का आरक्षण हो जाता। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमान नेता, मतलब मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट के लिए मुसलमान जो नेता हैं उन्हें अपना स्वार्थ छोड़कर निश्चित तौर पर, अगर आप भैया मैं अपने बेटे भैया भतीजे के लिए लगूंगा तो मैं समाज की बात कर ही नहीं सकता। तो समाज के क्षेत्र में काम करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन्हें अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और मुसलमान के लिए देखिए, मैं एक और बात कहता हूँ, मैं अपने हिंदू दोस्तों से भी कहता हूँ इस बात को, कि अगर आप मुसलमानों को इग्नोर करोगे तो आप देश को पीछे ले जाने की बात करते हो। वो समाज में कहीं हो नहीं सकता कि विजयनगर का अपलिफ्टमेंट हो जाए और मिर्जापुर गंदा रहे, तो ये कोई विजयनगर को बढ़िया नहीं बना सकता। अगर विजयनगर को बढ़िया बनाना है तो मिर्जापुर को भी साथ के साथ अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपको गाजियाबाद को बढ़िया बनाना है तो आपको डासना, मसूरी, आपको पिलखवा, आपको सबको बनाना पड़ेगा, जिससे ये लगे कि हाँ वाकई ये है। लोकल लेवल पे हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पे आज तक एक भी ऐसा मुसलमान लीडर पैदा नहीं हुआ। सो कॉल्ड मेरठ में भी 1-2 है, यहाँ मजबूत मुसलमान अपनी बात मजबूती के साथ रखने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कारण है इसका? नहीं, मैं तो देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हिंदू मुसलमान की बात करने की बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी सबका होता है जी हाँ, उसको सबकी बात करनी चाहिए। और चूंकि जाति मुसलमानों पे ज़्यादा होती है, ये बात सही है, इसलिए हमें उनकी बात को मजबूती से रखना चाहिए। नहीं, कई बार तो मुसलमान लीडर इसलिए नहीं रखते, यार मुसलमान है, मुझ पर आरोप लग जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, पिछले दिनों मसूरी में कांड हुआ जी हाँ, पुलिस ने 6 लोगों को मार दिया। हाँ, हमारे यहाँ 2 बसपा के मुसलमान विधायक भी थे, सपा के जिलाध्यक्ष भी थे। मैं अगर किसी और जगह ये काम हो जाता तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी और बिरादरी में ये काम होता जी, तो कम से कम इन लोगों को तो बिरादरी बराबर में बिठाने का हक नहीं देती। उनसे ये जरूर पूछती कि जब इस पर मुसीबत आई थी
तब आप कहाँ थे? तो कैसे बचे फिर वो, मतलब मर तो गए थे, बाकी लोग बाद में भी तो फिर घेराबंदी हुई थी, भाई रिपोर्ट भी हुई, हमारे अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने डीएम को, एसएसपी को, अपने लोकल लेवल पे, लेकिन देखिए जो जीता हुआ प्रतिनिधि होता है, जो एमएलए एमपी का प्रोटोकॉल है जी, वो प्रोटोकॉल हम लोगों का नहीं है। और विपक्ष में जिस तरह की यहाँ समाज में ज़रूरत है, अब समाज में अगर आप जीते तो सिकंदर, आप कितना ही बढ़िया हो, अगर आप जीत जाओगे तो बहुत बढ़िया, अगर आप हार जाओगे तो अरे कुछ नहीं, हम क्या कर सकते। तो इस बार सुना आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ से क्या है? नहीं, चुनाव लड़ने से ज़्यादा, देखिए चुनाव लड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बीजेपी चूँकि केंद्र में सरकार बन चुकी है, और नोटबंदी के बाद में जो जिस तरह का माहौल बना है जी, सबसे ज़्यादा परेशानी मुसलमान को हुई इस नोटबंदी से। वैसे नहीं हुई, ना मुसलमान कोई काला बाजारी करता है, ना कोई चोरी करता है, ना मुसलमान कहीं। अभी तक हमें खुशी इस बात की है कि जो मोदी जी या बीजेपी के लोग कहते थे कि साहब ये पैसा आतंकवादियों को जा रहा है, ये पैसा फलां जगह जा रहा है, ना तो कोई इनकम टैक्स की रेड किसी मुसलमान पे पड़ी, ना किसी आदमी से कहीं पैसा ये आया कि ये आतंकवादियों को चला गया। तो हम लोग उसमें पाक साफ है। लेकिन चूँकि हमारे मुसलमान भाइयों के बैंक अकाउंट नहीं थे, हमारे मुसलमान भाइयों पे एटीएम नहीं था, हमारे मुसलमान भाई अनपढ़ हैं, उन पर गरीब आदमी हैं, अब उन्हें जो एक दो महीने से जो परेशानी हो रही है कि वही कमाने वाला, पर्दा सिस्टम हमारे यहाँ है, लेडीज़ हमारी बाहर जाती नहीं है, तो जो 200 300 500 रुपये कमाने वाला आदमी वो सुबह से शाम तक बैंक में लगा रहा, वो उसने मुसलमान की और कमर तोड़ दी है। तो चुनाव में नोटबंदी का क्या असर देख रहे हैं, क्या नजर है? चुनाव में नोटबंदी का असर क्या होगा ये तो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। मुसलमान और सभी जो वैसे सेकुलर हमारे हिंदू भाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश का जो हिंदू है वो सेकुलर है, बिल्कुल हाँ, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहाँ का हिंदू भाई भी हमें, बिल्कुल हम लोगों को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि साहब यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात है। लेकिन आपको मेरिट पे बात करनी चाहिए, और अगर हम ही लोग ढिंडोरा पीटेंगे, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि 85% हिंदू आबादी होने के बाद भी, और बीजेपी अकेले होलसेलर है हिंदुओं की, बिल्कुल सही बात, इसके अलावा तो कोई, उसके अलावा तो सब बात करते हैं। बीजेपी ही कहती है कि साहब हम हिंदुओं के प्रोटेक्ट, उसको 70 साल लगे हाँ फुलफिले सरकार बनाने में, और तो अभी भी मेजॉरिटी हिंदू भाइयों ने उसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। तो मैं तो सब लोगों से, अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि आप ये बात मत करो, ये काम, ये काम ना करके आप, अगर आप करोगे तो बीजेपी को बल मिलेगा। अगर आप बीजेपी को ईमानदारी से कमजोर करना चाहते हो तो आपको इन इशू को खुद ही छोड़ना पड़ेगा। और मैं अपने हिंदू भाइयों से एक और बात कहता हूं हमेशा कि जब से देखिए हमारे हिंदू भाइयों ने मन छोटा कर लिया, तब से मुसलमानों में गुंडे बदमाश पैदा होने शुरू हो गए। आज मुसलमानों में जो गुंडा एलिमेंट है, जो पॉलिटिकली गुंडा एलिमेंट आया है, उसके लिए हमारे हिंदू भाई जिम्मेवार हैं। क्योंकि इन्होंने जैसे ही कोई खड़ा हुआ, नाम आया कि फलाना ये मुसलमान है साहब, नहीं इसको नहीं देंगे। और जब तक मुसलमान को हिंदू भाई मेरिट पे वोट देता रहा कि नहीं भला आदमी है, मजबूत आदमी है, काम करने वाला आदमी है, तब तक मुसलमानों में कोई गुंडा बदमाश नेता पैदा नहीं हुआ। आप नजर घुमा के देख लो, आज ऐसा नेता मुसलमानों में स्टफ ऐसा पैदा हो गया है जो अपने घर पे बैठ के हिंदुओं को गाली देता है, हाँ। उसमें मुसलमानों को अच्छा लगता है। तो इसमें मैं अपने हिंदू भाइयों से सबसे कहता हूं कि आप अपना मन बड़ा रखो, आप हमारे बड़े भाई हो, आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, हम छोटे हैं, हम तादाद में कम हैं, तो आपको हमें अपने प्यार से, अपने उससे कोई अगर मान लो कोई 19-20 कोई कमी भी हो जाए तो जैसा बड़ा भाई डांटता वैसे डांट के हम लोगों को रखना चाहिए। अगर आप ही पक्षपात करोगे, आप ही इस तरह की बात करोगे, तो जो हमारे मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा हो गया है जो दूसरे तरह की बात करता है, जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है भाई साहब,
जो इस समय नेता आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, जिनको जो पार्टियां हैं ऊपर ले जा रही हैं, तो मैक्सिमम मतलब पढ़े लिखे लोग तो मतलब एक तरह से अच्छा आदमी साइलेंस मोड में जा रहा है, और जो दूसरे टाइप के लोग हैं, पैसे भले ही हैं उनके पास, लेकिन उनके अंदर कोई बैकग्राउंड है ना, कुछ है ना, समझ है ना, पॉलिटिकल समझ है। क्या कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको उठा लेती हैं, पढ़े लिखे लोगों को इग्नोर करती है? क्या है? नहीं, देखिए, जानबूझ करके साजिश है जी। मुस्लिम पॉलिटिशियन को नहीं, मुस्लिम समाज को, क्योंकि अब मुसलमानों में भी एक तबका जो यंग ब्लड हमारा आ रहा है जी, वो यंग ब्लड ऐसा है जो कहता है कि आपने हमें दिया क्या, वो पूछ रहा है, वो चाहे कमी में हो, लेकिन वो इस तरह से पूछता है कि भाई आखिर 70 साल हो गए, हमारा क्या कसूर है, हम यहाँ पैदा हुए, हमें ऑप्शन था, इन आरएसएस बीजेपी वालों को ऑप्शन नहीं था जी। 47 में हमें तो ऑप्शन दिया गया कि भाई आप पाकिस्तान जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। हाँ। हमारे बड़े बूढ़े चाहते तो चले जाते, गए, बहुत लोग गए भी, जो जाना गए चाह रहे चले गए, लेकिन हमने उस ऑप्शन को ठुकराया और हमने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। जब हमारा एग्जाम हो चुका, हम टेस्ट दे चुके, बार बार टेस्ट करने से क्या फायदा। तो आप, हमारा जो यंग लड़का आ रहा है वो पूछता है कि भाई आखिर 70 साल की आज़ादी के बाद हम लोगों को क्या मिला। तो इसलिए वो सिर्फ सिंबॉलिक, अब मैं कहना नहीं चाहता, अब उत्तर प्रदेश में भाई 2 बड़ी पार्टी, सपा और बसपा, उनके दोनों जो, उनमें एक मुसलमान लीडर, एक लुटवाता एक पिटवाता। सही बात। तो कोई बात नहीं, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मेरिट पर जी, चाहे हिंदू अच्छा हो तो उसकी मदद करो, अपने अधिकारों को लड़ो, अपने अधिकार मांगो, लेकिन ऐसे मांगो कि जिससे दूसरे को नफरत ना हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम अधिकार मांगते हैं तो दूसरों में नफरत पैदा करके मांगते हैं। हमारे ऐसे बहुत से हिंदू सेकुलर दोस्त हैं जो मुसलमानों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी और लड़ने को तैयार हैं। सही बात। आज कितने ही हालात खराब हों, लेकिन हमेशा मिलेंगे, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, सब लोग खड़े रहते हैं और वो गलत को गलत और गलत सही को सही कहते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच का कोई आदमी, कोई मुसलमान गलत काम करता है और हम उसे गलत कह देते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। मुसलमान को भी ये बात साफ रखनी चाहिए कि अगर कोई गलत काम करता है और कोई मुसलमान नेता उसको गलत कह रहा है तो उसको टॉलरेट करना चाहिए। सच को सच कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी में उठा पटक चल रही है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं अकेले जी। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल मोदी जी की सरकार में मंत्री है, उसकी मां से लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे बहुत से लोग थे जो बिल्कुल, जिनके रिश्ते बहन भाई के थे, वो आपस में लड़के चले गए। आज बाप बेटा से लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी खराब हो चुकी है कि आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब अकेले बीजेपी बची, अब उसमें भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं अंदर से। उसमें चूंकि मोदी जी इतने डिक्टेटर हो चुके हैं कि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उनका चेहरा नेताओं का बताता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं घुटन। तो ये उठापटक जो है, ये प्रदेश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। स्थिर सरकार का होना ही सरकार के लिए अच्छी बात। थैंक यू सर।